नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुगल इतिहास के सबसे ताकतवर और शायद सबसे विवादास्पद बादशाहों में से एक औरंगजेब आलमगीर के बारे में। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये विश्लेषण आपको वो सारे जरूरी पॉइंट समझने में मदद करेगा जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस सफर में हम कहाँ चलेंगे। हम औरंगजेब के शुरुआती जीवन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उसने सत्ता के लिए एक क्रूर लड़ाई लड़ी। हम ये भी समझेंगे कि उसने साम्राज्य को कितना फैलाया, उसे किन किन विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उसकी धार्मिक नीतियां कैसी थी और आखिर में इतने बड़े मुगल साम्राज्य का पतन हुआ क्यों। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये शख्स था कौन जिसने लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। उसका जन्म गुजरात में हुआ, पर उसकी विरासत पूरे भारत में फैली। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि उसने अपनी पत्नी के लिए दक्कन का ताज बनवाया था, जो एक तरह से ताजमहल की नकल थी। ये उसके किरदार का एक अलग पहलू दिखाता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। औरंगजेब को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना जाता था, उसकी कई उपाधियां थीं जो उसकी कहानी कहती हैं। आलमगीर का मतलब है विश्व विजेता, जो उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन उसे जिंदा पीर यानी एक जीता जागता संत भी कहा जाता था, जो उसकी गहरी धार्मिक कट्टरता की तरफ इशारा करता है। यही तो विरोधाभास है उसकी पूरी शख्सियत का। तो सवाल ये उठता है कि ये महत्वाकांक्षी राजकुमार बादशाह बना कैसे। देखिए, उसका रास्ता फूलों से नहीं बल्कि खून और साजिशों से भरा था। आइए उसके सत्ता के संघर्ष पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। उसने अपने भाइयों को, खासकर दारा शिकोह को हराया। और एक और मजेदार बात, उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मुगल इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। पहला सामूगढ़ की जीत के ठीक बाद, और दूसरा अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के बाद। अच्छा, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्मार्ट पॉलिटिकल मूव लिया। उसने अबवाब नाम के करीब 80 टैक्स खत्म कर दिए। अब ये थे क्या? ये वो फालतू के टैक्स थे जो जनता पर बहुत बोझ डालते थे। इन्हें हटाकर उसने एक तरह से आम लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। औरंगजेब का जो पूरा शासनकाल है ना, वो एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास से भरा है। एक तरफ तो मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ उसी साम्राज्य के कोने कोने में विद्रोह की चिंगारियां भड़क रही थीं। और ये टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि बगावत कहाँ नहीं थी। उत्तर में जाट और सिख, बीच में बुंदेला, उत्तर पश्चिम में अफगान। मतलब साम्राज्य का शायद ही कोई कोना था जहां पूरी तरह से शांति हो। लेकिन इन सभी विद्रोहों में से सिखों के साथ जो टकराव हुआ, उसका असर सबसे ज्यादा गहरा और कह सकते हैं कि दूर तक जाने वाला था। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की दिल्ली में शहादत एक टर्निंग पॉइंट थी। इस एक घटना ने मुगल सिख रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ यही नहीं, उत्तर पूर्व में भी मुगलों को जबरदस्त टक्कर मिली। शुरुआत में मीर जुमला को कामयाबी तो मिली, लेकिन फिर हुई सरायघाट की मशहूर लड़ाई। यहाँ अहोम सेनापति लाचित बरफुकन ने मुगलों को ऐसी शिकस्त दी जिसे आज भी याद किया जाता है। हाँ, लेकिन दक्कन में औरंगजेब को उसकी सबसे बड़ी फौजी कामयाबी मिली। उसने एक के बाद एक 2 बड़ी सल्तनतों, बीजापुर और फिर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इन्हीं जीतों के साथ मुगल साम्राज्य अपने पीक पर, अपने चरम पर पहुंच गया, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। और अब आते हैं औरंगजेब के शासन के उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा है, उसकी धार्मिक नीति। यहीं से उसकी विरासत पर सबसे ज्यादा बहस होती है, और सच कहें तो यहीं से साम्राज्य के ढलान की कहानी भी शुरू हो जाती है। औरंगजेब, देखिए, एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और उसने इस्लामी शरिया को बहुत सख्ती से लागू करने की कोशिश की। जो झरोखा दर्शन की प्रथा थी, मतलब जहां बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन देते थे, उसे बंद करवा दिया। उसे यह गैर इस्लामी लगता था। यहाँ तक कि संगीत और कला पर भी पाबंदी लगा दी गई। और उसके नीतियां सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं थी। उसने गैर मुसलमानों पर भी कई सख्त नियम लागू किए, जैसे जजिया टैक्स को दोबारा लगा दिया, जिसे अकबर ने हटा दिया था, और कई बड़े मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ और केशव राय मंदिर भी शामिल थे। जाहिर है,
इन कदमों ने हिंदू आबादी को बहुत ज्यादा नाराज किया और बगावत की आग को और हवा दी। और यही तो विडंबना है कि जिस बादशाह ने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी ने जाने अनजाने में उसके पतन की नींव की खोद दी। उसका पूरा लंबा शासनकाल बस लड़ाइयों और अंदरूनी झगड़ों में ही बीत गया और इसकी बहुत भारी कीमत साम्राज्य को चुकानी पड़ी। लगभग 50 साल हुकूमत करने के बाद औरंगजेब की मौत भी वहीं हुई जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा गुजारा था, दक्कन में। जिस दक्कन को जीतने में उसने दशकों लगा दिए, वही दक्कन आखिर में उसकी कब्रगाह बना। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर ढह क्यों गया? वजहें कई हैं, लेकिन ज्यादातर धागे औरंगजेब की नीतियों से ही जाकर जुड़ते हैं। दक्कन की कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया। उसकी धार्मिक नीतियों ने राजपूतों और मराठों जैसे ताकतवर साथियों को दुश्मन बना दिया, और लगातार विद्रोहों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। तो ये हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मुगल साम्राज्य का पतन सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की नीतियों का नतीजा था, या फिर वो एक ऐसे साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था जो पहले से ही कमजोर हो रहा था? इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।